नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। मुनादी चौपाल में आज हम बात करेंगे पर्यावरण, जल, जंगल और ज़मीन को लेकर के। चुनावी माहौल है, देश में चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में जुट चुके हैं। जितना ही फर्क एक आम नागरिक को एक चुनाव के घोषणा पत्र या एक चुनाव से पड़ता है, उतना ही फर्क जल, जंगल और ज़मीन पर पड़ता है। उसी के लिए हम आज यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राधेश्याम शर्मा जी, जो कि पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं जल, जंगल, ज़मीन और पर्यावरण बचाने के लिए और अभी तक आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है अनिल पांडे जी, जो कि यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, रायगढ़ लोकसभा को काफ़ी वर्षों से जानते हैं, काफ़ी अच्छा इनको जानकारी है। तो हम शुरुआत करेंगे राधेश्याम शर्मा जी से कि सर बताइएगा कि एक चुनाव का जल, जंगल, ज़मीन या पर्यावरण पे क्या फ़र्क पड़ता है, चुनावी वादों का क्या फ़र्क पड़ता है? चुनावी वादे जो हैं वो सिर्फ दिखावा है कि ये, और जो ये जिन मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं वो जीवन से संबंधित मुद्दा है। और इस पर मैं विगत 30-35 वर्षों से देख रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। और हमारे देश में जो पर्यावरण मंत्रालय बना हुआ है वो सिर्फ हाथी के दांत जैसे हैं। उसका काम जो है सिर्फ उद्योगपतियों को उनको सरपरस्ती देना, उनको बढ़ावा देना। आँख मूंद करके मंत्रालय जो है सबको एनओसी दे रही है। पर्यावरण के अगर रक्षा के लिए ये वादे कर रहे हैं तो पर्यावरण विभाग में उतने लोग नहीं हैं, सेवा देने वाले लोग नहीं हैं। मुश्किल से महज छत्तीसगढ़ में 500 से ज़्यादा स्टाफ नहीं होंगे, जबकि मैं सोचता हूं कि 20,000 से ऊपर स्टाफ की ज़रूरत पर्यावरण विभाग को है। तब कुछ नियंत्रण हो सकता है अगर उसमें कार्रवाई हो तो। अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि अभी पर्यावरण मंत्रालय एक आईएएस जो पर्यावरण का जानकार होता है, हमारे ज़िले के ही मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उनको पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। वो 5 वर्ष विपक्ष में रहे और जो दुर्दशा छत्तीसगढ़ में पर्यावरण से संबंधित है वो किसी से छुपा नहीं है। कहिए आज कोई भी जीवन सुरक्षित नहीं है, वनस्पति सुरक्षित नहीं है, पूरा जैवमंडल जो है बुरी तरह से प्रदूषण की चपेट में है। उन्होंने उन विपक्ष में रहते हुए 5 वर्षों तक पर्यावरण के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। उनके ज़िले में अंधाधुंध जो औद्योगिकरण हो रहा है उसके संदर्भ में भी उनकी कोई गतिविधि नहीं रही। अब वो मंत्री बनने के बाद लगभग 4-5 माह तो हो गए। अब वो वित्त मंत्री हैं तो वित्त से संबंधित बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, वो अच्छी बात है कहिए, लेकिन पर्यावरण को संतुलित करने की दिशा में उनका कोई भी प्रयास नहीं है। ये हमारा भी दुर्भाग्य है और ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि यहाँ मेरे को लगता है कि अब कोई राजनीतिक दल की ऐसी मंशा नहीं है जो पर्यावरण को सुधार सके, क्योंकि जो भी सरकारें हैं उनको चलाने वाले, संचालित करने वाले उद्योगपति हैं कि ये। मैं आता हूँ आपके पास। पांडे जी बताइए, रायगढ़ लोकसभा के अधिकतर वोटर से अधिकतर लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं और ये रायगढ़ लोकसभा पूरा वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इनका इस लोकसभा चुनाव पे जल, जंगल, ज़मीन और पर्यावरण पे क्या फ़र्क पड़ता होगा? अगर अपन रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभाएं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। जाहिर है कि ये पूरे जंगली से घिरे क्षेत्र हैं, वनी क्षेत्र हैं और इसके अंदर गिरिजनवासी, वनवासी और आदिवासियों की एक बड़ी संख्या निवास करती है, जिनका जल जीवन ही पूरी तरह से जंगलों के ऊपर निर्भर है। इसी संसदीय क्षेत्र में पहाड़ी कोरबा भी पाए जाते हैं, बिरहोर जाति के लोग भी पाए जाते हैं, जो जंगलों के अंदर ही पाट एरिया में पहाड़ी के ऊपर निवास किया करते हैं। रायगढ़ की अगर अपन बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो जल, जंगल और ज़मीन यहाँ हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। और पर्यावरण की बात करें तो जब से रायगढ़ का औद्योगिक विस्तार होने लगा, यहाँ पे पर्यावरण की स्थिति काफ़ी गंभीर होना शुरू हो गई। जंगल कटते रहे और उद्योग लगते रहे। लिखने, पढ़ने और बोलने में जल, जंगल, ज़मीन का मुद्दा बहुत सुंदर लगता है, परंतु इन मुद्दों के आधार पर वनवासी क्षेत्र में रहने वालों को ज़मीन का पट्टा दिया जाना या उनसे परमिशन लेके ही उद्योगों की स्थापना करना, ये सारे मुद्दे हमेशा सवाल उठते रहे हैं। परंतु अगर अपन ज़मीन लेवल पे बात करें तो इस दिशा में सुरक्षित करने के लिए कोई खास
कार्य नहीं हुआ है। चाहे वो रायगढ़ विधानसभा का क्षेत्र हो, चाहे वो लैलूंगा विधानसभा का क्षेत्र हो, चाहे वो पत्थलगांव विधानसभा का क्षेत्र हो, चाहे वो जसपुर विधानसभा क्षेत्र का क्यों ना हो। जसपुर विधानसभा क्षेत्र से लेकर जसपुर जिले की अगर अपन बात करें तो एक आवाज़ वहाँ उठती रहती है कि जसपुर को ग्रीन बेल्ट घोषित किया जाए। ये तो जसपुर के क्षेत्र के लोगों की लड़ाई है, ताकि वहाँ के उद्योगों के चरण नहीं पड़ पा रहे हैं और वहाँ पर जंगल कुछ हद तक सुरक्षित बचे हुए हैं। सवाल ये है कि कोई भी सरकार आती है वो एक बहाना लेती है विकास के लिए हमको उद्योग लगाना ज़रूरी है। तो मतलब ये उद्योग आधारित विकास किसी एक सीमा तो होगी, और ये कब तक चलेगा? जब तक लोग यहाँ पे चेतेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तब तक पर्यावरण की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। हम वर्षों से देखते आ रहे हैं 1990 के बाद से कि पर्यावरण को सुरक्षित करने में कोई खास उपाय नहीं किए गए हैं। नाम मात्र के बोलते हम वृक्षारोपण लगा दिए हैं, हम ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, पर धरातल पे कोई दिखाई नहीं देता है। राधेश्याम जी, आप बताइएगा कि पिछले विगत 25 सालों से भाजपा इस संसदीय सीट पर लगातार काबिज रही है। उन्होंने पिछले 5 चुनावों में जल जंगल ज़मीन को लेकर, पर्यावरण को लेकर कुछ वादे किए होंगे। क्या वो पूरे हुए हैं कुछ वादे की? क्या स्थिति क्या रही पिछले 25 सालों की या पिछले 10 सालों की भी आप बता दीजिए, 2024 से लेकर अभी तक, 14 से लेकर अभी तक की। देखिए, विगत 25 वर्षों में रायगढ़ संसदीय सीट पर आदिवासी ही काबिज रहे हैं, और हमारे जो सांसद रहे हैं उसमें विष्णुदेव साय जी का, जो वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं, वो 15 साल सांसद रहे, 20 साल सांसद रहे, और उसमें 5 साल वो केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रहे। पर उन्होंने ऐसा कोई उपाय नहीं किया या इस संदर्भ में बात ही नहीं करना चाहा, तो प्रयास तो बहुत दूर की बात है। तो जो आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी ही नेता हैं, वो अगर आदिवासी क्षेत्र उजड़ रहा है, वहाँ का पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, अंधाधुंध औद्योगिकरण हो रहा है, तो फिर उसको कौन बचाएगा? आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। अब विष्णुदेव साय जी इतने पुराने राजनीतिज्ञ हैं, इतने बड़े बड़े ओहदे में रहे हैं, पदों में रहे हैं, वो गंभीर नहीं हैं तो सीधा तो उनको कहा जा सकता है, लेकिन वो उद्योगपतियों की गुलामी से मुक्त नहीं हुए हैं। और जब तक कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि बना है वो दास्ता से मुक्त नहीं होगा उद्योगपतियों के, तब तक पर्यावरण को संतुलित नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। पांडे जी, आप बताइएगा कि राजनीति और पर्यावरण, जो जल जंगल ज़मीन है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना किसी राजनीति संरक्षण के जंगल नहीं काटे जा सकते हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है और कितना इनका राजनीतिक में जो सत्ता पे लोग बैठे हुए हैं उनका इसमें रोल रहता है? अगर अपन जंगल काटने की बात करें तो ये तो आदिकाल से चला आ रहा है। जंगलों को ही काट कर खेती की ज़मीन बनाई गई। जो जंगल बच गए, अब उनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी सरकार के ऊपर है, हमारी राजनेताओं के ऊपर है। परंतु एक ऐसी लॉबी है जिसके दबाव में या जिसके संरक्षण में कह सको, जंगल इसलिए काटे जा रहे हैं कि उस जंगल के अंदर, उस भूगर्भ में सोना छिपा हुआ है। कहने का मतलब होने से आशा ये है कि खनिज संपदा जो छिपी हुई है और उसको किसी न किसी तरीके से बाहर निकालना है। जैसे छत्तीसगढ़ के जंगलों की बात करेंगे, रायगढ़ जिले के जंगलों की बात करेंगे, रायगढ़ के पड़ोसी जिलों के जंगल की बात करेंगे, तो इस जंगल के अंदर भारी मात्रा में कोयला है और भी दूसरे खनिजें हैं। इनको बाहर निकालना इनकी ज़्यादा प्राथमिकता हो गई है। उदाहरण के तौर पे आप खसदेव का देख लीजिए, काफ़ी आंदोलन हो रहा है पर किसी के भी कानों पे कोई जूं नहीं रेंग रही है। सारे नियम कानून को धत्ता बताए के ये जंगल काटने की अनुमति दे दी जाती है। तो ये जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो दबाव में है और कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो 6वीं अनुसूची 7वीं अनुसूची के जब बात आती है तो हमारे यहाँ उसकी को बलाए ताक रख दिया जाता है और ग्राम सभाएं भी प्रलोभित हो जाती हैं, उनको प्रलोभन में ले लिया जाता है। विकास का उनको झुनझुना बजा के दिखाया जाता है कि विकास होगा, परंतु इस आड़ में किसका विकास हो रहा है इसको पूरा देश, हमारा पूरा जिला अच्छी तरह से जान रहा है। राधेश्याम जी, आप बताइएगा, पिछले कई वर्षों से, विगत 25 वर्षों से ऊपर से आप लगातार इसका जल जंगल बचाने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं। उसमें कितना बदलाव देखा गया या आपका संघर्ष कितना इसमें सक्सेस रहा? कई जगह मैंने देखा जो औद्योगिकरण होता है, जन सुनवाई में आप जाते हैं, विरोध भी करते हैं, उसको क्या रिजल्ट क्या निकलता है उसका? परिणाम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कहिए, कभी कभी आदिवासी क्षेत्र में या जहाँ की जनता जागरूक हैं अपने अधिकारों के लिए, जीवन के लिए,
वहाँ कुछ समय तक तो वो अंधाधुंध औद्योगिकरण की जो गति है उसको कुछ समय के लिए विराम दे पाते हैं, लेकिन वो आंशिक सफलता है। तो राधेश्याम जी, आप बताइएगा, आपने पिछले 25 वर्षों से वो आगे से काफ़ी संघर्ष किया है जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए। कई जो औद्योगिकरण का विकास होता है उसमें आप जाते हैं विस्तार में और आप उसका विरोध भी करते हैं। उसमें सरकार सत्ता की तरफ से क्या मदद मिलती है या आपको अभी तक कितनी सफलता मिली है? सफलता के नाम से सोचेंगे तो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सरकार की जो ताकत है, उद्योगपतियों की जो ताकत है, उसमें जनता विफल है। हम लोग प्रयास करते हैं कि संवैधानिक अधिकारों के प्रति आम लोगों में जागरूकता आए और वो अपने अधिकार के लिए लड़ें। लड़ाई जहाँ ज़मीनी स्तर पे जनता लड़ती है वहाँ आंशिक सफलता मिलती है, वो दीर्घकालिक नहीं है। और अंततः शासन प्रशासन की सरपरस्ती में उद्योगपति सफल हैं और अंधाधुंध औद्योगिकरण को रोकने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, जैसे वो चाहे अभी छत्तीसगढ़ में हम बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, सालों साल से चल रही हैं, हसदेव अरण्य के लिए जो लड़ाई चल रही हैं, तो उसमें विपक्ष में भी जो दलें हैं वो उनकी भूमिका संदिग्ध है कहिए। तो कानून जो बने हुए हैं, उनकी रक्षा के लिए न्यायपालिका जब तक जागृत ना हो, तो मेरा मानना है कि देश में न्यायपालिका मृत हो चुकी है और वहाँ भी गुलाम लोग ही बैठे हैं कहिए। न्यायपालिका की पवित्र कुर्सी को जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं उसको अपमानित कर रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। कोई भी ऐसा अभी स्वतंत्र न्यायाधीश नहीं देखा जो जनहित के मुद्दों पर स्वस्फूर्त संज्ञान लेकर के जनता की रक्षा करे, पर्यावरण के संतुलन के लिए हो, चाहे और मुद्दों पर हो। तो जब तक संविधान की रक्षा के लिए न्यायपालिका मजबूत नहीं होगा देश में, तब तक परिणाम नहीं आ पाएगा। पेशा कानून जो बनाया गया है, डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी, उनका जो मसौदा था उसे भोथरा कर दिया गया, जबकि उसमें कहा गया है कि ग्राम सभा का अनुमोदन होना चाहिए। लेकिन अब वो गौड़ हो गया कहिए, कहीं भी कोई ग्राम सभा का अनुमोदन से कोई मतलब नहीं है। उसको सरकार एक अर्थ निकाल ली है कि ग्राम सभा किया जाएगा, वो सहमति दे या असहमति दे। पर्यावरण मंत्रालय उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए, उसके विस्तार के लिए अनुमति दे ही देती है। सब पैसे का खेल है और कहीं भी पर्यावरण के लिए कोई भी अब राजनीतिक दल गंभीर नहीं हैं। पंडित जी, आपसे एक सवाल, समस्याएं क्या हैं जल जंगल ज़मीन की लेके अभी रायगढ़ लोकसभा में, और उनका समाधान क्या है, एक बार आप बताएं। देखिए, जल, जंगल और ज़मीन, ये तीनों हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जल जहाँ हमारे पीने के पानी के काम में आ रहा है, फसलों की सिंचाई के लिए काम में आ रहा है, तो वायु प्रदूषण की बात तो आप समझ रहे हो। तो वायु का प्रदूषण को दूर करने के लिए जंगल बहुत ज़रूरी है और खेती के लिए ज़मीन बहुत ज़रूरी है। इन तीनों का विनाश करके या इन तीनों के ऊपर अतिक्रमण करके या इन तीनों की समस्या को, इन तीनों को दूर करके अगर अपन जीवन को अच्छा करना चाहेंगे तो सफल नहीं हो सकते। रायगढ़ की अगर आप बात करोगे तो रायगढ़ में केलो भी है, केलो पे एक डैम भी बना है। कल्पना की गई थी कि केलो का पानी से पूरे क्षेत्र के सिंचाई, खेतों की प्यास बुझेगी, सिंचाई होगी, परंतु उसका पानी सुनाई में पड़ता है या कितना सत्य है तो राधेश्याम जी बता देंगे कि इनका पानी उद्योगों को अभी जा रहा है। अभी तक इसके नहरों का ही काम पूरा नहीं हो पाया है, टेल तक काम नहीं पहुंचा है नहरों का, इसलिए सिंचाई भी अभी पर्याप्त नहीं हो रही है। और जंगल का रकबा दिन प्रतिदिन हमारे रायगढ़ क्षेत्र ज़िले में कम होते जा रहा है। नहीं तो ये इतने हरे भरे जंगल हुआ करते थे कि रायगढ़ से बाहर आप जैसे ही शहर से ही बाहर निकलोगे तो जंगलों का एक सिलसिला शुरू हो जाता था जो अनवरत रूप से चलता रहता था। इस जंगल से का भी अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। वनोपज के माध्यम से अच्छे खासे राजस्व की प्राप्ति सरकार को हुआ करती है, तो लोगों को, वनवासियों को भी इससे अच्छी खासी आय मिला करती है। ये तो सारी स्थितियां हुई। अगर आप प्रदूषण की बात करोगे तो सिर्फ उद्योगों को ही मैं प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं मानता। उद्योग एक बहुत बड़े कारक जरूर हो सकते हैं, परंतु वायु प्रदूषण में जो वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके कारण भी एक भारी प्रदूषण हमारे शहर में हो रहा है। पता नहीं कब इन वाहनों की संख्या पे भी लगाम लगाई जाएगी। यही स्थिति
जो है ध्वनि प्रदूषण से भी एक प्रदूषण हो रहा है। तो प्रदूषण काफ़ी के कारण रायगढ़ जिले में काफ़ी बीमारियां भी फैल रही हैं, उदरजन्य रोग फैल रहे हैं, फेफड़े से संबंधित रोग फैल रहे हैं। तो लगाम लगाना ज़रूरी हो चुका है। सरकार को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेके रायगढ़ में जो प्रदूषण है उस पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा और उसके लिए पूरे प्रयास करने पड़ेंगे। राधेश्याम जी, आपसे भी यही सवाल, समस्याएं क्या हैं लोकसभा में, रायगढ़ लोकसभा में जल जंगल जमीन और पर्यावरण को लेके, उनका समाधान क्या करना चाहिए सरकार को या आने वाले सांसद जो यहाँ से प्रत्याशी हैं जो जीत के आता है उनको? लोकतंत्र में जो तंत्र है वो जनता का है और जनता के तंत्र में जनता की कोई भागीदारी नहीं है। जनता एक बार वोट करता है और जिसको प्रतिनिधि चुनता है वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता। इस गंभीर मुद्दे पर पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत के स्तर से लेकर के जिले स्तर पर एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें वहाँ के जागरूक लोग जिन जिन बिंदुओं पर प्रदूषण के जिन मुद्दों पर, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, जिन मुद्दों पर उनकी रिपोर्ट जाए उस पर तत्काल प्रशासन शासन कार्रवाई करें, तभी इस पर नियंत्रण लग पाएगा। इस संदर्भ में मैं पिछले मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा किया था कहिए, लेकिन वो परिणाम उसका नहीं निकल पाया। तो जनता की भागीदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है और जनता सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो शासक की स्थिति में है, लेकिन वोट देने के बाद जो सत्ता में बैठते हैं, सत्तारूढ़ होते हैं, उनको लगता है कि शासक वो हैं और जनता जो है वो गुलाम है। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र का सबसे खतरनाक पहलू है और उसी का परिणाम है कि जनता में जागृति नहीं है और जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन, उद्योगपति मनमानी कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और जिसकी कीमत हम जीवन मूल्यों से चुका रहे हैं। आज अंधाधुंध औद्योगिकरण के चलते जितनी बीमारियों में, सड़क दुर्घटनाओं में जो मौत हो रही हैं, हम देश में सबसे आगे हैं जी। तो अभी आपने देखा जल जंगल और ज़मीन को लेकर के हमने चर्चा करी और इन लोगों ने बताया कि किस प्रकार से रायगढ़ की स्थिति बेहद ख़राब है जल जंगल ज़मीन और पर्यावरण को लेकर के, और क्या अपेक्षा ये करते हैं अपने होने वाले सांसद को। तो इस प्रकार की हम चौपाल लगाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा मुनादी चौपाल के साथ।